Hello everybody, today we are going to study class 8th history chapter 1. हमारा पहला टॉपिक है डेट्स कितनी ज़रूरी होती हैं। और हिस्टोरियंस को डेट्स बहुत अच्छी लगती थी। पहले वो ज़्यादातर डेट्स को ही इम्पोर्टेंस दिया करते थे। आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि उन्हें हिस्ट्री बहुत बोरिंग लगती है क्योंकि इन्हें इसमें बहुत कुछ याद करना होता है, डेट्स बहुत याद करनी होती है। और क्या ये कॉन्सेप्शन सच है? और इस चैप्टर को पढ़ के हम ये साबित करेंगे कि ये सच है या नहीं है। हिस्ट्री हमें ये बताती है कि समय के साथ क्या क्या चेंजेस हुए हैं और कैसे पहले ज़माने में चीज़ें अलग थी और अब कैसे बदल गई हैं। हम जब पास्ट को और प्रेजेंट को कंपेयर करते हैं हम टाइम से रेफ़र करते हैं और हम पहले के और आज के समय में उसको कंपेयर करते हैं। हिस्ट्री की बात करते हुए हम हमेशा ये नहीं पूछते कि राजा महाराजाओं की ही हिस्ट्री रही होगी। हिस्ट्री अलग अलग चीज़ों की भी रह सकती है। जैसे आसपास आपने देखा होगा कैसे अगर आपने किसी को देखा कि वो चाय या कॉफ़ी पी रहे हैं तो आपके मन में सवाल आता होगा कि उन्होंने वो चाय या कॉफ़ी पीना सब कब शुरू करा होगा, पहले लोग कब से चाय पीते आ रहे होंगे। या फिर जब आप ट्रेन में सफ़र करते हैं और ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हैं तो अब आपने सोचा होगा कि पहली बार ट्रेन किसने आविष्कार करी थी और ये कब बनी थी। और ट्रेन के आविष्कार से पहले लोग बड़े बड़े रास्ते कैसे ट्रैवल करा करते थे। और सुबह सुबह आपने न्यूज़पेपर पढ़ते हुए ये भी सोचा होगा कि न्यूज़पेपर से पहले लोगों को आसपास की जानकारी कैसे लगती थी, अपने शहर की या देश की। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनल को ऑफ़र दिया कि वो इंडिया के मैप्स बनाए। रेनल को ये देख के अपॉर्चुनिटी ऐसा लगा कि ये बिल्कुल डोमिनेशन है इंडियंस पे। ऊपर जो ये पिक्चर दी गई है इससे साफ पता चलता है कि कैसे ब्राह्मण्स ने अपने शास्त्र ब्रिटानिया को दिए थे इस सिंबल के जो ब्रिटिश पावर दिखाती है और वो ब्रिटानिया को अपना प्रोटेक्टर ऑफ इंडियन कल्चर दिखाना चाहती थी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये शास्त्र यहाँ ब्रिटानिया के दे रहे हैं। आप जैसे हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ सवाल पूछते होंगे तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो किसी एक डेट को ही चालू हुई होगी। कि जैसे इंडिया में लोगों ने चाय पीनी शुरू करी तो उन्होंने कोई एक दिन चुन के चाय पीनी शुरू नहीं की थी। उन्होंने धीरे धीरे चाय पीनी शुरू करी और जैसे उनका टेस्ट अच्छा लगने लगा उनकी वैसी वो आदत बन गई और वो हिस्ट्री में आ गई इंडिया की। ऐसे ही हम ये नहीं बता सकते कि इंडिया में ब्रिटिश रूल किस दिन अब एस्टेब्लिश हुआ क्योंकि उन्होंने धीरे धीरे ही अपनी पकड़ बनाना शुरू कर दी थी। या फिर हम ये भी नहीं कह सकते कि ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ हमारा नेशनल मूवमेंट किसी एक दिन को ही स्पेसिफिकली स्टार्ट हुआ क्योंकि इंडियंस में मन में भावना तो स्टार्ट हो ही गई थी, तब जाके वो धीरे धीरे रिवॉल्यूशन हुआ था। हम सिर्फ एक समय के दौर की बात कर सकते हैं, एक अप्रॉक्सीमेट पीरियड जिसमें एक साल या एक डेट भी हो सकती है। हिस्ट्री में एक ऐसा टाइम भी था जब बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ी जाती थी और उनकी एक स्पेसिफिक डेट भी है क्योंकि रूलर्स के जो हिस्टोरियंस रहते थे वो सब कुछ इस बारे में स्पेसिफिकली लिखा करते थे। जैसे कि किस दिन राजा को प्रिंस से किंग बनाया गया, किस दिन उसकी शादी हुई, किस साल उसका बच्चा हुआ या किस साल वो किसी लड़ाई में लड़ा या फिर किस साल वो मरा और या फिर अगले साल उसका कौन मरने के बाद नया राजा बना। इन तरीके के इवेंट्स के लिए स्पेसिफिक डेट हुआ करती थी। लेकिन जैसे हमने पहले बात करी ज़रूरी नहीं है इनके लिए एक ही स्पेसिफिक डेट हो। आपने पिछले 2 साल की अपनी हिस्ट्री की किताबों में देखा होगा कि कैसे अब राजा महाराजाओं से ज़्यादा हटके अब इन बातों पे भी ज़्यादा हिस्ट्री लिखी जा रही है। जैसे कि लोग कैसे जी रहे हैं, धीरे धीरे कैसे बदल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, नए शहर कैसे बन रहे हैं, नई मार्केट कैसे बन रही है, नई दुकानें, एक मार्केट कैसे एस्टेब्लिश हो रही है या फिर नया किंगडम, एक राज्य कैसे बन रहा है।
या और लोगों में कैसे नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं अलग अलग चीज़ को, और जैसे कि लोगों के कल्चर भी चेंज हो रहे हैं और सोसाइटी बदल रही है, लोगों की सोच बदल रही है। लेकिन हम किन डेट्स को ज़रूरी मान रहे हैं वो हमारा सवाल है। जिन डेट्स को हम सिलेक्ट करते हैं, जिन डेट्स के बारे में हम जानना चाहते हैं, जिसको हम पढ़ना चाहते हैं, उस डेट के बारे में हम पढ़ना चाहेंगे तो उसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। और अगर हम अपना टेस्ट बदलेंगे, किसी और चीज़ के बारे में हिस्ट्री का पढ़ना चाहेंगे, तो वो हमें मिल जाएगी उसकी अलग डेट्स। इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि जैसे ब्रिटिशर्स ने जो हिस्ट्री लिखी, उनकी हिस्ट्री के मुताबिक जो उनके जो गवर्नर जनरल अलग अलग साल में बने, कि जैसे कि फर्स्ट गवर्नर जनरल हमारा वॉरेन हेस्टिंग्स था, उसकी हिस्ट्री ज़्यादा ज़रूरी थी और वो किस डेट बना ब्रिटिशर्स के हिसाब से, और ख़त्म कब हुआ उनका ब्रिटिश राज लास्ट वाइसरॉय के द्वारा, जो कि था लॉर्ड माउंटबेटन। और अलग अलग चैप्टर्स में हम हेस्टिंग्स, वेल्सली और बेंटनिक, डेलहाउजी और कैनिंग के बारे में भी पढ़ते हैं, जो ब्रिटिशर्स लिख के गए हैं। उनके 200 साल के रूल में कितने सारे गवर्नर जनरल और वाइसरॉयज बदले गए, और ब्रिटिशर्स के हिसाब से ये हिस्ट्री उनके लिए इम्पोर्टेंट थी, तो इसलिए उन्होंने इसके बारे में लिखी। लेकिन किसी और के लिए कोई और हिस्ट्री ज़रूरी होगी तो वो उसके बारे में पढ़ेगा और लिखेगा। उनकी लिखी गई हिस्ट्री बुक्स में सारी जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो उनके पर्सपेक्टिव से ही इम्पोर्टेंट थी, कि उन्होंने क्या क्या पॉलिसीज़ लागू करी, उन्हें क्या क्या अचीवमेंट्स मिली, उनकी पर्सनैलिटीज़ कैसी थी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चेंज करे और वगैरह वगैरह। वो गवर्नर जनरल बन के अपनी ज़िंदगी कैसे जी के गए ब्रिटिश राज के इंडिया में, वो इंडिया की हिस्ट्री बन गई बाद में जाके। लेकिन क्या हम इस हिस्ट्री को अलग तरीके से नहीं पढ़ सकते, जैसे कि उस समय में ही कैसे अलग अलग क्लास का और अलग अलग ग्रुप्स का इंडिया सोसाइटी में क्या रोल था और वो कैसे जिया करते थे गवर्नर जनरल्स के साथ। जब हम हिस्ट्री लिखते हैं या किसी स्टोरी को लिखते हैं, हम उसे अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। लेकिन हम ऐसा क्यों करते हैं? क्या कि ताकि हम किसी हर अलग अलग चैप्टर को उसकी अलग इम्पोर्टेंस दे सकें, या फिर हम इस प्रोसेस में अलग अलग चैप्टर्स को अलग अलग नज़रिए से देख के उनकी इम्पोर्टेंस समझ सकें। जैसे कि इस वाली हिस्ट्री में ब्रिटिशर्स के गवर्नर जनरल्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई थी और इसमें इंडिया के लोगों की बात नहीं की गई थी। और अगर हम इंडिया के लोगों की हिस्ट्री के बारे में बात करना चाहें, उन डिफरेंट क्लासेस की और डिफरेंट ग्रुप्स की, वो पढ़ने के लिए हमें अलग हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी और उसमें बिल्कुल अलग डेट्स होंगी। और फिर अगर हम जैसे वो पढ़ना चाहते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगी। एटीन 17 में जेम्स मिल नाम के एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट ने एक किताब लिखी ब्रिटिश हिस्ट्री के इंडिया की, जिसमें उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड कर दिया: हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। ये पीरियडाइजेशन काफ़ी लोगों को अच्छा लगा। लेकिन हम क्या इसमें गलती ढूंढ सकते हैं? उन्होंने क्या गलती करी? हम हिस्ट्री को अलग अलग पीरियड में डिवाइड क्यों कर रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अलग अलग टाइम पीरियड की अलग उनकी इम्पोर्टेंस समझ सकें, ताकि जो अलग अलग पीरियड है उनकी अलग हमें इम्पोर्टेंस दिखे और हमें वो ज़्यादा अच्छे से समझ आए और दिखाई दे, और कैसे अलग अलग समय से अलग टाइम पीरियड में कैसे चेंज हुआ था। जेम्स मिल का जो मानना था, उन्हें लगता था कि ये जो एशियन सोसाइटीज़ होती हैं वो यूरोपियन सोसाइटीज़ से लो लेवल की हैं, क्योंकि जब वो इंडिया में आए उन्हें हिंदू और मुस्लिम की इंडिया पे राज करते हुए दिखे, उन्हें रिलीजियस बैरियर्स दिखे, कास्ट टैबूज दिखे, और ये सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस डोमिनेट करती हुई दिखाई दी लोगों की सोशल लाइफ पे। जेम्स मिल को ये लगा कि ब्रिटिश रूल जो है इंडिया को अच्छे से सही कर सकता है। जेम्स मिल का ये मानना था कि ब्रिटिशर्स को इंडिया में यूरोपियन मैनर्स, आर्ट्स और इंस्टीट्यूशन और लॉज एस्टेब्लिश करने चाहिए, और उन्होंने बल्कि ये भी सुझाया था
कि ब्रिटिशर्स को पूरे इंडिया पे कब्जा करके इंडिया को प्रोग्रेस दिलानी चाहिए। ब्रिटिश हिस्ट्री को साइड रखते हुए देखें तो दूसरे हिस्टोरियंस ने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है, एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। लेकिन इस डिवीजन में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। इस पीरियडाइजेशन को वेस्ट से इंस्पायर होके बोरो किया गया है। जैसे कि मॉडर्निटी का मतलब होता है कैसे साइंस में, रीजनिंग में, डेमोक्रेसी में, लिबर्टी और इक्वलिटी में देश ग्रो कर रहा है या ग्रो हो चुका है। और मिडाइवल हिस्ट्री का ये रेफ़र करता है कि कैसे एक सोसाइटी के फीचर जैसे उस मॉडर्न फीचर एग्जिस्ट नहीं करते थे। लेकिन जैसा आप ब्रिटिश रूल के अंदर देख सकते हैं, लोगों के पास इक्वालिटी, फ्रीडम और लिबर्टी नहीं थी, ना ही उनका पीरियड इकोनॉमिक ग्रोथ में और प्रोग्रेस में था। और इसीलिए बहुत सारे हिस्टोरियंस को ये वाला पीरियड कॉलोनियल से रेफ़र करते हैं। और कॉलोनियल होता क्या है अब हम ये पढ़ेंगे। इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट द वे द ब्रिटिश केम टू कॉन्क्यूर द कंट्री एंड एस्टेब्लिश देयर रूल। इस बुक में हमने पढ़ा कि कैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे देश पे कब्जा करा और अपना रूल्स, अपना शासन लागू करा। ब्रिटिशर्स ने कैसे अपने लोकल राजाओं को और नवाबों को हराया और उनको अपनी बात मानने पे मजबूर करा। और हम ये भी देखेंगे कैसे उन्होंने पूरी इंडियन इकनॉमी पे और सोसाइटी पे कब्जा करा, कैसे इंडिया के लोगों से टैक्स वसूला, रिवेन्यू कलेक्ट करा ताकि वो अपने खर्चे उठा सके। इंडिया से जो उन्हें सामान चाहिए होता था कम पैसों में ख़रीदा ताकि वो बाहर एक्सपोर्ट कर सके। और इंडिया के फार्मर से वो खेती करवाई जो उन्हें चाहिए थी ताकि वो दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर सके। और आप ये भी समझेंगे कि कैसे दूसरे कंट्री का एक दूसरे कंट्री पे राज करने से कैसे एक दूसरे उसके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल कल्चर में चेंज कैसे आते हैं, और इस प्रोसेस को हम कॉलोनाइजेशन कहते हैं। लेकिन आपको पता चलेगा कि कैसे हर कास्ट के या हर रिलीजन के, सेम क्लास के या सेम ग्रुप के लोगों को सेम तरीके से ये चेंजेस सहने नहीं पड़े। और ये क्यों? क्योंकि इस बुक का नाम आर पास्ट इन दी प्रूलर है। लेकिन आप सोचते होंगे हिस्टोरियंस पिछले 250 साल की इंडियन हिस्ट्री को कैसे लिखते हैं, क्योंकि उनको सोर्स कहाँ से मिलते हैं। और अब हम इसी बारे में बात करेंगे और पढ़ेंगे। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का ये मानना था कि हर एक्ट को लिखना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपना हर फैसला, हर इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन अच्छे से सोच समझ के लिख सकें। और कैसे अलग अलग चीज़ें अच्छे से पढ़ी जा सकती है और उन पे डिबेट करी जा सकती है। और ये लिखने के बाद ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन कल्चर ने मेमोज और नोटिंग्स और रिपोर्ट्स पब्लिश करते थे। ब्रिटिशर्स को ये भी लगता था कि सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स को अच्छे से संभाल के रखना चाहिए ताकि वो बाद में रिकॉर्ड रूम में अटैच करके अपने रख सके। जैसे कि गांव के तहसीलदार के ऑफिस में या फिर कलेक्टोरेट के या फिर कमिश्नर के ऑफिस में, ऐसे ही लॉ कोर्ट्स में वो रिकॉर्ड रूम्स रखते थे अलग अलग, ताकि सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और लेटर्स वो संभाल के रख सके और फ्यूचर में उनके काम आ सके। बाद में जाके स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस जैसे कि म्यूज़ियम और आर्चीव्स भी बनाए गए ताकि ये रिकॉर्ड्स अच्छे से एस्टेब्लिश करे जा सके और इनकी देखभाल करी जा सके और ये ख़राब ना हो। अर्ली ईयर्स ऑफ द 19th सेंचुरी के नए सालों में इन डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से अच्छी हैंडराइटिंग में कैलीग्राफिस्ट के द्वारा कॉपी किया जाता था ताकि उन्हें अच्छे से संभाल के प्रिजर्व करा जा सके। 19th सेंचुरी के बीच के आते आते प्रिंटिंग इतनी पॉपुलर हो चुकी थी और वो इतनी फैल चुकी थी कि प्रिंटिंग की मदद से भी अलग अलग कॉपीज इनकी प्रिंट करी गई और आगे बढ़ाई गई गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में। अर्ली 19th सेंचुरी में डिटेल्ड सर्वेज भी कैरिड आउट किए जा रहे थे ताकि पूरे देश को
मैप किया जा सके गाँव में, जैसे कि ये पता लगाने के लिए कि वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, वहाँ पे सोइल कैसी है, और वहाँ पे कितने जानवर हैं, कितने पेड़ पौधे हैं, वहाँ की लोकल हिस्ट्री क्या है, और वहाँ का क्रॉपिंग पैटर्न कैसा है। इन सारे फैक्ट्स को देखा जाता था। और सेंसस भी वहाँ पे लागू कर दी गई 19th सेंचुरी में, जो कि हर 10 साल हुआ करती थी, जिससे पता चलता था कि वहाँ की गांव की पॉपुलेशन कितनी है। इन सब से पता चलता था कि लोगों की डिटेल्ड रिकॉर्ड्स क्या है, कितने नंबर लोग रह रहे हैं, कितनी पॉपुलेशन है, और लोगों के क्या, कितने रिलीजन के कितने लोग रह रहे हैं, क्या कास्ट है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वो क्या काम करते हैं। और अलग अलग सर्वेस भी किए गए, जैसे कि बोटेनिकल सर्वेस, जूलॉजिकल सर्वेस, आर्कियोलॉजिकल सर्वेस और एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेस, फॉरेस्ट सर्वेस। इतने सारे रिकॉर्ड्स को, इतनी अलग अलग तरीके के रिकॉर्ड्स को पढ़ के हमें ये पता चलता है कि ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, और क्या ऑफिशियल जो ब्रिटिशर्स थे और जो एडमिनिस्ट्रेटिव्स थे वो क्या सोचते थे इनके बारे में। लोकल लेवल पे हमें नहीं पता चलता कि क्या लिखा गया था। और इस फोटो में हिस्ट्री की हम दिखाया जा रहा है कि कैसे 1857 की रिवोल्ट हुई गई थी। आगे इसे कंटिन्यू करें तो हमें बस उन्हीं रिकॉर्ड्स के बारे में पता है जिनके बारे में ऑफिशियल्स यानी कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स इंटरेस्टेड थे, और क्या वो किस चीज़ के बारे में इच्छा थी उनकी जानने की। इन रिकॉर्ड्स से पढ़ के हमें इतनी जानकारी नहीं मिलती कि बाकी लोगों को देश में रहते हुए कैसा महसूस हो रहा था, और उन्हें कैसा लग रहा था, और उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा था। और ये सब जानने के लिए हमें कहीं और ढूंढना पड़ेगा, और ये हम अलग सोर्सेस में ढूंढते हैं, और ये ढूंढने के लिए हमें और मुश्किल होती है, और हमें अलग अलग ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को ढूंढना पड़ता है। लोकल बाज़ार में उस ज़माने में जैसे कि लोगों की डायरी, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स और ट्रैवलर्स की ऑटोबायोग्राफीज़, और फेमस लोगों की, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ की ऑटोबायोग्राफी, और पॉपुलर बुकलेट्स जो कि बाज़ार में बेची जाती थी। और उसी दौरान उसी ज़माने में जैसे कि प्रिंटिंग फैली, न्यूज़पेपर्स पब्लिश हुआ करते थे, और लोगों में, लोकल पब्लिक में भी डिबेट हुआ करती थी, और लीडर्स और रिफॉर्मर्स अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करते थे, और कवि और नॉवेलिस्ट उसमें अपनी फीलिंग्स को जाहिर करा करते थे। और लेकिन ये सब सोर्सेज भी उन्हीं लोगों से आते थे जो कि पढ़े लिखे थे। हम उनके नज़रिए से कभी भी हिस्ट्री नहीं समझ सकते, जो कि ट्राइबल्स थे, और जो कि किसान थे, जो कि इलिटरेट थे, जो माइंस में काम करते थे, जो गरीब थे, और जो सड़कों पे रहते थे। हम उनकी हिस्ट्री और उनकी फीलिंग्स कभी नहीं समझ पाएंगे इन लिटरेट लोगों की बायोग्राफी पढ़कर। उनकी ज़िंदगी में जानना, जो कि गरीब थे, इलिटरेट थे, ये और भी ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन अगर हम जानना चाहें तो हम जान भी सकते हैं, अगर हम इस बुक को ध्यान से पढ़ें। और इसी के साथ हमारा ये पहला चैप्टर हिस्ट्री का क्लास 8th का ख़त्म होता है। अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भी चाहिए और इनकी एक्सप्लेनेशन, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, हम आपके लिए ले आएंगे वो भी। और अगर आपको इस चैप्टर्स के जो बीच बीच में जैसे इमेजेस आती हैं और जो साइड में नोट आते हैं, इनके बारे में भी डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो हम इसके लिए भी अलग वीडियोस क्वेश्चन आंसर्स के साथ बना देंगे। बस आपको हमें कमेंट्स में बताना है।